नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की या यूं कह लीजिए कार्यकारिणी में तो कम लोग होते हैं। राष्ट्रीय बैठक थी, जिले के अध्यक्ष से लेके कोऑर्डिनेटर्स से लेके हर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सब के सब आज दिल्ली के उस कार्यालय में थे जो कार्यालय बहुजन समाज पार्टी का नया कार्यालय है। इस नए कार्यालय की इस बैठक की कुछ नई चीजें ऐसी हैं जो बहुजन समाज पार्टी में पहली बार हुई हैं और इसी बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश की तेज तर्रार महिला नेत्री इसलिए कह रहा हूं कि ये महिला इनका आप देखेंगे तो हम समझेंगे महिलाएं हालांकि पुरुषों से भी भारी हैं और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी में अगर 80 लोकसभा सीटों में कोई नाम याद किया जाता है तो वो नाम है इंदु चौधरी का। तो इंदु जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है इंदु जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई। इंदु जी, आज ये जो बैठक हुई, इस बैठक में सुना कि आपकी मुखिया बहुत इमोशनल हो गई आकाश आनंद को लेके। जी, न केवल आकाश आनंद जी को लेकर के बल्कि बहुजन मूवमेंट मिशन को लेकर के वो काफी भाव विभोर हो रखी थी, क्योंकि उनके नज़र में ये बातें हैं कि जिस संघर्ष को यहाँ तक माननीय कांशीराम लेके आए और जिस प्रकार से उस संघर्ष को 1977 से लगातार माननीय बहन जी भी साथ में उनके कदम से कदम मिला करके चली, अपना परिवार नहीं बसाया, हाँ शादी नहीं की और घर छोड़ दिया, पिता का घर छोड़ दिया और लगातार मिशन मूवमेंट के लिए चलती रही। और आज जब ये 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई तो क्या वजह है कि हम पिछले 13 साल से सरकार से शासन सत्ता से दूर हैं। तो अब कार्यकर्ताओं में अगर जोश भरना है तो निश्चित रूप से माननीय बहन जी को अपने संघर्षों को बताना पड़ रहा है। तो ये हम लोगों के लिए भी एक बहुत भावुक वाला एक फीलिंग भी था और मोमेंट भी था कि हम लोग यही नहीं सोच पा रहे थे कि माननीय बहन जी आज आपको ये क्यों बताने की जरूरत आ पड़ी है, क्या हम अपने कार्यशैली में कुछ पीछे हो रहे हैं या क्या वजह है। लेकिन माननीय बहन जी हर एक कार्यकर्ता के मन की बात जानती हैं और बखूबी उन्होंने ये बात कही कि आज मैं आप लोगों से ये सारी बातें कह रही हूँ सिर्फ इसलिए, अपने बचपन की उन्होंने कुछ घटनाएं भी उन्होंने बताई, अभी बताती हूँ मैं। तमाम बातें बता करके यही अपील की जिस संघर्ष से इस कारवां को यहाँ तक इतनी मुश्किलों तक ले करके आए हैं, तो अगर हम लोग ईमानदारी से जितने पदाधिकारी जितने कार्यकर्ता आज की मीटिंग में मौजूद थे, अगर हम अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे तो 27 में सरकार बनने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। ये माननीय बहन जी बहुत पूरी तरीके से आशान्वित भी है कि हम 27 में सरकार बना पाएंगे। मैं एक बार सवाल आपसे करना चाहूँगा कि पूरे देश में संगठन है बसपा का, राष्ट्रीय पार्टी है, एक कोऑर्डिनेटर के जिम्मे 8 स्टेट हैं, कभी किसी के पास 7 हैं किसी के पास 8 हैं। तो क्या लगातार उनको लगा कि हमको जो लोग बताते हैं कि हमारे मुख्य कोऑर्डिनेटर्स वो हमको सही रिपोर्ट नहीं देते हैं, इसलिए आकाश आनंद के रूप में आफ्टर ऑल उनको लगा कि किसी एक तीसरी आंख भी लगानी चाहिए? देखिए, चेक एंड बैलेंस हर पार्टी की रणनीति में होता है और कुछ माननीय बहन जी भी ये बात कह रहे हैं कि कुछ कहते हैं स्वार्थी या कुछ अपने निजी स्वार्थ के से लबरेज कुछ कार्यकर्ता हर पार्टी में होते हैं और संगठन में होते हैं, तो बहुत परेशान होने की उनसे जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, चेक एंड बैलेंस हर जगह होता है, तो चेक एंड बैलेंस बहुजन समाज पार्टी में भी है। जिस प्रकार था तो नहीं, हाँ चेक एंड बैलेंस नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना, 3 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे पास थे, माननीय रामजी गौतम जी जो कि इधर पूरा बिहार और इस तरफ का उड़ीसा और ये पूरा देख रहे हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, नहीं राजस्थान मध्य प्रदेश नहीं, उसमें ये एक पूरी बेल्ट आएगी उड़ीसा तक। ठीक है, तो इस तरीके से 8 स्टेट माननीय रामजी गौतम जी के पास में, 7 स्टेट माननीय राजा राम जी और माननीय बेनीवाल जी के पास में है। ये तीनों कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर 3 जोन में जो हमारी पार्टी को डिवाइड किया गया, ये अपना अपना तो काम करेंगे, लेकिन इसके बावजूद एक चेक एंड बैलेंस के रूप में माननीय आकाश आनंद जी को मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आज बनाया गया। वो ये जो सारे स्टेट कोऑर्डिनेटर्स की रेगुलर मीटिंग होती रहेगी, अपना पूरा समय वो 2-2 दिन 3-3 दिन अपने हिसाब से वो डिवाइड करके इन सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उन स्टेट की समीक्षा बैठक करेंगे, जिससे कि कोई भी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जैसे हम मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, इस तरीके से जोनल कोऑर्डिनेटर और तमाम जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से पद के द्वारा डिवीजन जो किया गया है, वो लोग डायरेक्टली संवाद कर सकते हैं हमारे मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर से। जब संवाद करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी कुछ समस्याएं होंगी, वो वहां तक पहुंचेंगी। हो सकता है कि कुछ अपने व्यक्तिगत या किसी भी कारणवश आप वो बातें नहीं कह पा रहे हैं जो आपके मौजूदा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन उम्मीदों का आकाश ने नई उम्मीद जगाई है, तो जब वो कनेक्ट करेंगे तो जनता अपने आप को वैसे भी ज्यादा कनेक्टेड उनसे फील कर रही है। तो ये चेक एंड बैलेंस की एक रणनीति के तहत माननीय आकाश आनंद जी को मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है
और हमें लगता है कि इसके भी बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम आपको 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में और अभी हाल ही में जो बिहार का चुनाव है उसमें भी देखने को मिलेंगे। बिहार के अतिरिक्त उत्तराखंड और पंजाब में भी चुनाव है, क्या इन राज्यों में आकाश आनंद को इस संगठन की समीक्षा के अलावा भी कोई जिम्मेदारी दी गई? माननीय आकाश आनंद जी मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर का मतलब है इन सारे स्टेट्स को, पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, इनमें जब भी चुनाव का होगा तो चुनावी दौरे, चुनावी रैलियां को संबोधित करना, कार्यकर्ताओं से मीटिंग करना, ये तो कार्य वो करेंगे चुनाव के दौरान। लेकिन चुनाव के इतर भी वो संगठन से जुड़े पूरे देश भर के संगठन की समीक्षा का कार्य वो अपने हाथ में ले लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक युवा अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर थाम पा रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि उन तमाम युवा लोगों के लिए भी संदेश है जो अपने एक छोटे से जिले में या अपना एक छोटा जिला पंचायत या अपनी छोटी विधानसभा तक मार अपना तमाम शिकायतें करने लगते हैं कि हम ये काम नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। माननीय आकाश आनंद जी इतनी कम अवस्था में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को जो लेकर के और बेहतर परिणाम भी दिखाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पिछले लोकसभा के चुनाव में, आपने तो बड़ा करीब से देखा जी मैं बता रही हूँ, जिस तरीके से उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ के और बहुत आक्रामक तेवर के साथ में जिस प्रकार से वो विरोधी पार्टियों के प्रति अपने तेवर उन्होंने दिखाए और जिस प्रकार से जनता से वो डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहे थे, उससे जनता में उम्मीदें बढ़ी हैं। और अब जबकि मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हैं तो निश्चित रूप से वो जो बड़ी जिम्मेदारी है उसके बड़े बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आप जिस जनपद मंडल में आती हैं, जहाँ की आप कोऑर्डिनेटर हैं, प्रभारी हैं, आजमगढ़ वो जिला है जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने जब लोकसभा में खाता खोला था तो पहला एमपी आपके आजमगढ़ से ही हुआ था, रामकृष्ण यादव। ऐसा अब क्या हुआ कि आजमगढ़ इतना पीछे चला गया और आप ऐसा क्या रणनीति बना रही हैं कि आजमगढ़ आगे आएगा? आजमगढ़ देखिए बहुजनों की नींव रही है, चाहे रामकृष्ण यादव जी रहे हों, चाहे अंगद यादव जी रहे हों, तमाम और रमाकांत भी वहां से जीते हैं, उनके भाई भी उसी आसपास के जीते। तो न केवल यादव बिरादरी बल्कि माननीय बहन जी ने दलित, पिछड़ा और मुसलमान का बल्कि अकबर अहमद एमपी ने रिपीट किया, वहां से 2 बार एमपी कोई बीएसपी से नहीं हुआ है, वो भी जीते वहां से। जी तो वही कह रहे, दलित, पिछड़ा और मुसलमान का जो समीकरण है वो आजमगढ़ में बहुत सटीक बैठता है। सिर्फ यही है कि कुछ कह सकते हैं कि ये गठबंधन की खामियां हम लोग जो एक एज अ ऑब्जर्वर देखते हैं, गठबंधन की कुछ खामियां हम लोगों को दिखती हैं कि क्षेत्र में लोगों के बीच में कुछ बातें, भ्रांतियां आ जाती हैं। लेकिन जिस प्रकार से अब सेक्टर और बूथ लेवल पे गांव-गांव मीटिंग हो रही है और संगठन को मजबूत करने के कार्य हो रहे हैं और माननीय बहन जी के जो 4 बार की सरकार में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाया जा रहा है, इससे जनता भी अपने आप को माननीय बहन जी से कनेक्ट कर पा रही है, बहुजन समाज पार्टी से कनेक्ट कर पा रही है और संगठन को भी मजबूती मिल रही है, क्योंकि युवा दौड़ करके तेजी के साथ में न केवल माननीय आकाश आनंद जी को देख रहा है बल्कि बहुजन समाज पार्टी को उस राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत से देख रहा है कि ये जो रुतबा है ना, कहते हैं रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, लेकिन आज हम ये कहते हैं कि संविधान से तो हमें बहुत कुछ मिला, लेकिन अगर आज खड़े होकर के ये दिल्ली की शहर पे, इस सड़क पे खड़े होकर बोलने का साहस अगर हमको मिला तो ये बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती और माननीय कांशीराम साहब की देन है। तो एक चीज मैं ऐड करता हूँ, आपका जो मैंने प्रचार का तरीका देखा है, संगठन बनाने का तरीका देखा, आप कनेक्ट कर लेती हैं, आप साथ में रोटी खाने लगती हैं, आप उनके साथ में जो बाद है पलंग बिनने लगती हैं ईसा के। तो अब जो है मुस्लिम समाज के लोग या पिछड़े समाज के लोग क्या कहते हैं कि अखिलेश यादव ने या कांग्रेस ने हमको ठग लिया, अखिलेश यादव या कांग्रेस ने उनको ठग लिया, ऐसा कहते हैं? अरे ये ऐसे तो बहुत सारे सुनने को मिलते हैं बातें कि ये देखिए पीडीए में पी कभी पंडित हो जा रहा है, पी कभी पिछड़ा हो जा रहा है, यानी नेता खुद ही कंफ्यूज है। जिसने ईडीए पीडीए का नारा दिया वो तो पीडीए खाली मुझे लगता है कि अपना पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रखा है, अपना परिवार का डेवलपमेंट होता रहे तो उसका एक आवरण ओढ़ रखा है, उसको कभी कुछ किसी रूप में देख रहे हैं। तो जनता आप स्पष्ट रूप से समझ में आ रही, सबसे ज्यादा ठगा तो मुस्लिम समाज में कहता है, मुस्लिम समाज चूंकि आजमगढ़ में बहुत है, वो कहता है ये बात, सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज कह रहा है कि हम लोगों को अब ये खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों ने अखिलेश यादव जी को वोट क्यों दिया। वो ये कह रहा है कि हमने तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को वोट देख करके दिया, जबकि अब वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, हम लोगों ने पीडीए का जो झांसा दिया गया हम उस झांसे में फंस गए। झांसा वर्ड यूज कर रहे हैं वो कि हम उस झांसे में फंस गए। तो अब माननीय बहन जी की नीतियां तो स्पष्ट थी। पहली बार की 4 महीने 13 दिन की सरकार में 5000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती माननीय बहन जी के शासनकाल में हुई। मदरसों को विशेष रियायतें, विशेष सहूलियतें माननीय बहन जी के पहले शासनकाल में हुई। उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय माननीय बहन जी के शासनकाल में स्थापित हुआ। अब ये जनता खुद देख रही है कि मदरसों की विशेष सहूलियतों को किसने हटवाया,
ये खुद देख रही है कि मुबारकपुर जैसी जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है उस पे किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति को लड़वा करके माइनॉरिटी के वोट की एक तरफा लूट कौन मचा रहा है। न केवल मुबारकपुर आजमगढ़ की सीट बल्कि तमाम आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, जो जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं उन पे पिछड़े समाज के व्यक्ति को वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि माइनॉरिटी अगर अपने ये कह लीजिए वोट की ताकत पे उतर आए या अपनी वोट की मजबूती को समझ ले, माननीय बहन जी के शासनकाल को एक बार याद कर ले, देश पे 700 साल जिसने हुकूमत किया हो, अपनी हुक्मरान कौम की अपने जो इतिहास को अगर याद कर ले तो ये मान कर चलिए कि 18% माइनॉरिटी अगर दलित समाज के साथ में आ जाए, बहुजन समाज पार्टी का माननीय बहन जी का साथ पकड़ ले तो उसको हुक्मरान बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज 27 सांसद होते अगर माइनॉरिटी समाज झांसे में आकर के अगर वोट नहीं दिया होता। ये माइनॉरिटी समाज के खुद मुस्लिम समाज के लोग खुद इस बात को कह रहे हैं कि हम लोगों ने 27 सांसद बनाने का मौका खो दिया, लेकिन अब हमसे ये गलती नहीं होगी, लेकिन अभी खुल करके वो अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। मैं आपको शेर वेर भी सुनाती हैं, कुछ शेर राजपथ के दर्शकों के लिए भी सुना दीजिए। शेर तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ माननीय बहन जी के सम्मान में ये बातें हैं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। अरे मान्यवर कांशी राम साहब के बाद माननीय बहन जी ने बचा रखी है बहुजनों की लाज, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। यहाँ बगावत कौन करता है, यहाँ बगावत कौन करता है। जिनकी आवाज और जिनके नारे और जिनकी अब शायरी आपने सुनी, और ये इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की आज की बैठक की जितनी विस्तृत जानकारी दी है, शायद ही किसी दूसरे व्यक्ति ने वो जानकारी आपको न दी हो।